हेलो लर्नर्स, मैं हूं नन्यास और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द लेसन लैब में। तो सबसे पहले इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे बोलना चाहती हूँ थैंक यू सो मच। आपने बहुत सारा प्यार दिखाया है हमारे लेसन लैब के प्रति। हमने जो सीटेट के लिए समाधान सीरीज निकाला, महायुद्ध सीरीज निकाला, उसको आपने बहुत पसंद किया और इससे हमें क्या मिलती है, इंस्पिरेशन मिलती है कि हम आपके लिए और मेहनत करें और आपका साथ दें और आपके लिए और कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स निकाल के लाएं जो आपको और ज़्यादा सीटेट में मदद करें। तो हमारा इंतज़ार ख़त्म हो चुका है, लगभग ख़त्म ही हो चुका है क्योंकि सीटेट अब हमारे पास आ चुका है। सीटेट 2022 का डेट आ चुका है, एग्ज़ाम स्टार्ट कब से होने वाला ये हमें पता चल चुका है, प्री एडमिट कार्ड तक आ चुके हैं। ठीक है, तो अब हमें ज़रूरी है जानना कि इसका जो भी प्रोसेस है उसमें हमें जितनी भी कन्फ्यूज़न है वो अभी हमें दूर कर लेनी है, ताकि वहाँ पे जब हम जाएं तो हमें ना हड़बड़ाना है ना घबराना है, कुछ भी नहीं करना है। सारे जितने भी हमारे कन्फ्यूज़न है, जो भी हम दिमाग में आ रहे हैं कि ये होता है ये नहीं होता है, ये सब हम अभी क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं क्या किस चीज़ के बारे में बात करें, तो सीटेट एग्जाम के बारे में जो कि है हमारा सीटेट 2022 का एग्जाम। उसके बाद सेकेंड बात क्या है कि ये जो है हमारा होता है टोटल मार्क्स है इसका 150 मार्क्स होता है टोटल इसका, और हमारा एग्जाम होने वाला है सीबीटी मोड में। सीबीटी मोड क्या है भाई, तो कंप्यूटर बेस्ड मोड है, मतलब आपका एग्जाम होने वाला है कंप्यूटर की स्क्रीन पे। पहले ये होता था कि पेपर हमें मिलता था उसमें हमें ऐसे गोल गोल घेरा बनाना पड़ता था, लेकिन अब क्या है बहुत हमारी कन्वीनियंस के हिसाब से कर दिया गया उसको। ठीक है, अब आप कंप्यूटर पे दीजिए भैया। अब हमारा जो है सीबीटी मोड होगा। तो सीबीटी मोड में एक प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे बच्चे पहली बार जाते हैं एग्जाम देने के लिए, क्या उनको पता नहीं कि सीबीटी मोड है क्या, उनमें वहाँ पे हमको कैसे करना है क्लियर, वहाँ पे ऑप्शन कैसे सेलेक्ट करने हैं। तो इसके लिए भी सबसे ऑथेंटिक चीज़ क्या है कि जब आप सीटेट का वेबसाइट ओपन करोगे तो वहाँ मॉक टेस्ट मिलता है आपको। वहाँ पर जब आप उस मॉक टेस्ट को दोगे तो बिल्कुल वैसे ही जैसे आपको एग्जाम हॉल में मिलने वाला है वो क्वेश्चन, आपको कैसे सेलेक्ट करना है ऑप्शन, ये सब वहाँ बताया जाता है। और ये सब मैं आपको अभी भी बताऊँगी, जो कि आप देख सकते हो स्क्रीन पर कि कैसे आपको सीटेट की वेबसाइट पर जाना है और कहाँ से आपको मॉक टेस्ट खुलेगा और कैसे आपको उसको डील करना है। तो जिन बच्चों ने पहले सीबीटी मोड में कभी एग्ज़ाम नहीं दिया है और अब जान देने वाले हैं सीबीटी मोड में एग्ज़ाम, तो उनके लिए कोई टेंशन की बात नहीं है। सबसे अच्छा है कि आपको प्रैक्टिस करना है, उसके लिए मॉक टेस्ट देना। और मॉक टेस्ट देने के लिए सबसे अच्छा बात क्या है कि आपके सीटेट का जो आधिकारिक वेबसाइट ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर ही हमें जो है मिल जाता है उसका मॉक टेस्ट। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस सीटेट का वेबसाइट खोलना है। ठीक है, और जैसे वो ओपन होगा उसको ऐसे स्लाइड करते हुए नीचे की तरफ आना और यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पर एक मॉक टेस्ट का सेक्शन है, यहाँ लिखा हुआ मॉक टेस्ट कैंडिडेट एक्टिविटी जो है उसमें थर्ड पॉइंट है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, आपको ओके करना है। ओके कीजिएगा, आपको यहाँ पे लिखा रहेगा क्लिक हियर टू गेट लॉगिन, यहाँ पे आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने पर ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा रोल नंबर, पासवर्ड और पिन। आप यही रोल नंबर, पासवर्ड और पिन जब वहाँ पे डालोगे एग्ज़ाम में, लॉगिन करने के बाद आपको इस तरह से यहाँ पे दिखेगा पेज। और यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे मैंने एक बार फिर इसको पहले से देखा था इसलिए यहाँ पे रिज्यूम एग्ज़ाम लिखा हुआ है, यहाँ पे स्टार्ट एग्ज़ाम लिखा हुआ रहेगा। स्टार्ट एग्ज़ाम लिखा हुआ रहेगा, आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। और आप देख रहे हो ऐसे ही आएगा आपको वहाँ पे भी क्वेश्चन। यहाँ पे एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है, जैसे यहाँ पे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 लिखा हुआ है वैसे ही वहाँ पे भी लिखा रहेगा। आप कोई किसी भी पार्ट को सेलेक्ट करके आप बना सकते हो। जब आपको पार्ट 2 बनाने का मन है आप पहले वो बनाओ, 3 बनाने का मन है पहले वो बनाओ, 1 बनाने का मन है पहले वो बनाओ। ठीक है, अब जैसे मुझे 3 बनाने का मन है, अब यहाँ पे आंसर कैसे सेलेक्ट करना है, तो जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 ऑप्शन दिया और यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है, यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। मुझे आंसर 4 लग रहा है, मैंने 4 कर लिया। अगर मुझे 3 लगेगा तो मैं 3 कर लूँगी। और सबसे बेस्ट इसका हमारे पास बेनिफिट क्या है कि हम यहाँ पे आंसर चेंज कर सकते हैं। अगर हमें 4 लगा था हमने 4 किया, अगर ऑप्शन चेंज करना में तो उसे 3 भी कर सकते हैं हम, जब तक कि हमें इसको जो है नेक्स्ट ना कर लें। नेक्स्ट करके फिर आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा। तो ऐसे ही करना, आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। आपके पास 4 ऑप्शन रहेंगे, आपको जो ऑप्शन सेलेक्ट करना है आपको ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। आप ऑप्शन चेंज भी कर सकते हैं और जब एग्ज़ाम एंड होगा तो वो ऑटोमेटिकली भी सबमिट हो जाएगा। वैसे आपको वहाँ पर बता दिया जाएगा कि आपको एग्ज़ाम सबमिट करना है। ठीक है, तो वैसे ही करना, आपको बस इस वेबसाइट पे आना, मॉक टेस्ट देना, अच्छे से तैयारी करना है इसके लिए। तो अब जब आपने पूरा प्रोसेस देख लिया है तो आप समझ चुके हैं कि आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है सीबीटी मोड की। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड मोड की। आप
प्रैक्टिस घर बैठे कर सकते हो, इसके लिए टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसके लिए मैं सबसे अच्छा बात क्या पता चल गया कि अब हम ऑप्शन जो ऐसे गोल घेरे करने के बाद हम उसको बदल नहीं सकते थे, हम बदल भी सकते हैं। ठीक है, चलिए तो इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या है कि ये जो है सीटेट हमारा ये होता है क्वालिफाइंग एग्जाम होता है। इसमें क्या होता है कि आपको क्वालिफाई करना है, इसके लिए कोई कट ऑफ मार्क्स नहीं आते कि आप इतने मार्क्स ले आए तो कट ऑफ आपने क्रॉस किया नहीं किया, ऐसा नहीं। ये क्वालिफाई करना है आपको। क्वालिफाई कैसे करना, तो 60% मार्क्स ला के करना है। 60% मार्क्स हाइयर है, मतलब कि जनरल के लिए है, तो और किसको जो उनसे वो कैटेगरी आता है SC ST इनके लिए 90 से भी नीचे हो जाएगा, मतलब 60% मतलब 90, और 90 से भी नीचे हो जाएगा, मतलब हाईएस्ट आपको 90 तो कम से कम ले आना है। ठीक है, 90 लाना है, ये आप सोच के रखिए। तो 90 नंबर लाओगे आप और आपका हो जाएगा सीटेट क्वालिफाई, हो गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि आ चुका है प्री एडमिट कार्ड। अब भैया प्री एडमिट कार्ड होता क्या है, तो प्री एडमिट कार्ड क्या होता है कि आपके एग्जाम के डेट से हफ्ते 10 दिन पहले जो है प्री एडमिट कार्ड जारी किया जाता है, जिसमें लिखा होता है कि आपका एग्जाम का सेंटर क्या है, मतलब सिटी, कौन सा सिटी में होने वाला है आपका एग्जाम और किस डेट पे होने वाला है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे परेशान रहते हैं कि हमारा नहीं आया, हमारा नहीं आया, क्यों नहीं आया भाई, उनका आ गया, हमारा नहीं आया, प्री एग्जाम का प्री एडमिट कार्ड नहीं आया। तो प्री एडमिट कार्ड आपका इसीलिए नहीं आता है क्योंकि वो जो है डेट के 10 दिन पहले या 7 दिन पहले आता है, ताकि आपको पता चल सके कि आपका कौन सा सिटी है, कहाँ सिटी आपको जाना है और किस डेट पे आपका एग्जाम हो रहा है, बस ये बताने के लिए आता है। तो जिनका नहीं आया है अभी तक, मतलब वो डेट उनका थोड़ा दूर है, लेकिन आप चेक करते रहिए, आपका काम है कि आप चेक करते रहो ताकि आपको जब भी वो एडमिट कार्ड आए आपको पता चल जाए। तो प्री एडमिट कार्ड क्यों दिया जाता है, इसलिए कि आप पहले से तैयारी कर लें कि हाँ भाई इस सिटी हमें जाना है, तो पहले से वहाँ जाने का वो ट्रेन वेन टिकट बुक कर लीजिए आप, या कैसे जाना है, या आप वहीं हैं। तो ये सारी जानकारी आपको पहले दी जाती है ताकि आप एग्जाम में लेट ना पहुंचे, या ऐसा ना हो कि आपका एग्जाम छूट जाए, सिटी कहाँ है ये नहीं पता है आपको, आप लेट हो रहे हो पहुंचने में, ये सब आपको बहाने नहीं चलने वाले, पहले से आपको सिटी सेंटर बता दिया गया है। चलिए, तो अब जब प्री एडमिट कार्ड भी आ गया है तो अब हम बात करते हैं इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में। जो लोग अभी भी कंफ्यूज हैं कि एग्जाम पैटर्न क्या है, सब्जेक्ट क्या है, ऐसे होंगे नहीं, फिर भी मैं एक बार क्लियर कर देती हूँ। तो हमारे होते हैं 2 पेपर, सीटेट में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। तो पेपर 1 और पेपर 2 में होते हैं सब्जेक्ट्स। कौन कौन सब्जेक्ट होते हैं, तो पेपर 1 में होते हैं 5 सब्जेक्ट, पेपर 2 में होते हैं 4 सब्जेक्ट। पेपर 1 में 5 सब्जेक्ट है, ठीक है, और टोटल मार्क्स हमारे कितने हैं 150, और टोटल मार्क्स पेपर 1 पेपर 2 दोनों के 150 होते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि हमारे पास नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये बात ध्यान में रखिए। तो आप सारे मार्क आइएगा, कभी कभी लक भी अच्छा होता है, भैया आपको नहीं आते तब भी आंसर सही हो जाते हैं, है ना। तो जब पेपर 1 में हम देख लेते हैं पहले कौन कौन सब्जेक्ट है। सबसे पहले CDP यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, दूसरा है लैंग्वेज पेपर 1, तीसरा है लैंग्वेज पेपर 2। लैंग्वेज पेपर 1 लैंग्वेज पेपर 2 क्या होता है, आपको कोई प्रिफर्ड लैंग्वेज सेलेक्ट करना होता है। आप कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो, हिंदी, इंग्लिश या फिर तमिल, तेलुगु, कोई भी सब्जेक्ट आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो जो 2 सब्जेक्ट आप सेलेक्ट कर चुके होंगे फॉर्म फिलअप के टाइम पे, वही आपको सब्जेक्ट रहेगा। और फिर है EVS और मैथ। EVS और मैथ जो है CDP, EVS, मैथ, ये 3 सब्जेक्ट जो हैं आपने कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट किया हो पेपर 1 में कॉमन रहने वाले हैं, ये कॉमन रहेंगे क्योंकि आपको जो आप प्राइमरी में जा रहे हो पढ़ाने के लिए, तो आपको EVS का, मैथ का, इस सब का नॉलेज रहना ही चाहिए, इसलिए कॉमन रहता है। और हर पार्ट में क्वेश्चन कितने होंगे 30, मार्क्स कितने हैं 30, मतलब आपको एक क्वेश्चन पे 30 मार्क्स मिल रहे हैं, सॉरी एक क्वेश्चन पे 1 मार्क्स मिल रहे हैं। तो आपको समझ में आ चुका है कि 30 मार्क्स ईच है, आपको ईच सेक्शन में 30 मार्क्स मिलने वाले हैं। टोटल मार्क्स हमारे 150 हैं। पेपर 2 में क्या होता है, पेपर 2 में है बस 4 सब्जेक्ट होते हैं। 4 सब्जेक्ट क्यों होते हैं, पहले तो CDP, लैंग्वेज पेपर 1, लैंग्वेज पेपर 2, ये कॉमन है, ये आपको पेपर 1 पेपर 2 दोनों में देखने को मिलने वाला। और ये सबके कितने मार्क्स होते हैं 30 ईच। अब हमारा क्या होता है 60 नंबर का यहाँ पेपर 2 में होता है प्रिफर्ड सब्जेक्ट। आपने कौन सा सब्जेक्ट प्रिफर किया है, मैथ किया है या फिर SST किया है, सोशल साइंस किया है या फिर मैथ्स किया, जो भी सब्जेक्ट आपने वहाँ पे चूज किया है ना, वो आपके 60 मार्क्स के होते हैं। तो 90 मार्क्स यहाँ हो गए आपके CDP, लैंग्वेज पेपर 1, लैंग्वेज पेपर 2 मिला करके, और 60 मार्क्स हो गया आपका प्रिफर्ड सब्जेक्ट, ये हो गए 150 मार्क्स। अब आपको टाइम कितना मिलेगा ये भी जानना जरूरी कि टाइम मिलेगा कितना, कि हमारे पास जब 150 क्वेश्चन हैं और हर क्वेश्चन पे 1 मिनट का टाइम है, तो सॉरी 1 नंबर है, तो हमारे पास मिनट कितने हैं, तो हर क्वेश्चन पे आपको मिनट भी 1 ही मिलेगा, हर क्वेश्चन पे आपको मिनट भी 1 ही मिलने वाला है। 2.5 घंटे का एग्जाम होता है। पेपर 1 भी आपका 2.5 घंटे का होगा
पेपर 2 भी 2.5 घंटे का होगा, इसलिए यहाँ पे लिख भी दिया गया है कि 2.5 घंटे ईच पेपर के लिए आपके पास। ऐसा नहीं कि 2.5 घंटे में दोनों पेपर बना लेते हैं। पेपर अगर आपने दोनों पेपर भरे तो पहले पेपर 1 का आपका एग्जाम हो जाएगा 2.5 घंटे का, आपको उसके बाद गैप मिलेगा 1 घंटे 1.5 घंटे का, उसके बाद आपका पेपर 2 होगा, वो भी 2.5 घंटे का होगा। ठीक है, क्लियर। तो हमारे पास 150 मार्क्स है। अब 150 मार्क्स में हमें क्या ध्यान देना है कि हमारे पास 150 मार्क्स, 150 मिनट, 150 क्वेश्चन, सब कुछ 150 लेकिन हमारे पास ये प्रॉब्लम है कि हम किसको डील करें जो हमारा टाइम बच जाए। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें ज़्यादा दिमाग लगाना होता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो देखते यूं बन जाते हैं, मतलब चुटकी बजाते बन जाते हैं। देख, आधा क्वेश्चन पढ़ाने में आंसर पता होता है। तो इसके लिए सबसे अच्छा उपाय क्या होता है कि आप जो है ऊपर में जो 5 सेक्शन बने हुए होते हैं ना, 5 सेक्शन में से आपके लिए सबसे ईजी सेक्शन कौन सा है, सबसे पहले आप उसको डील कीजिए, क्योंकि आपको उसको बनाने में सबसे कम समय लगने वाला है। अगर आपका फेवरेट सब्जेक्ट जो है CDP है, जैसे मेरा था, तो मैंने सबसे पहले वो डील किया। क्यों, क्या होता है इससे कि आपका जो हार्ड सब्जेक्ट है, जो आपको मुश्किल लगता है, उसके लिए आपके पास टाइम बच जाते हैं, उसको आखिरी में करना है। ऐसा नहीं करना है कि सबसे जो हार्ड लगता है उसको पहले ही कर लेना है। तो उससे क्या होता है, जब सबसे पहले आप हार्ड वाला करोगे ना और आपके 5-6 क्वेश्चन नहीं बनेंगे तो आप वहीं पर डिमोटिवेट हो जाओगे, आपको वहीं पर लगने लगेगा कि क्या हो रहा है भाई, क्वेश्चन में बन नहीं पा रहा है। तो ऐसे खुद को डिमोटिवेट करने वाला काम नहीं करना है हमें क्या करना है, सबसे पहले उसको डील करना है जो हमें सबसे अच्छे से आता है, और उसी क्रम में चलना। उसके बाद हमारा सेकंड फेवरेट क्या है, थर्ड फेवरेट क्या है, फोर्थ फेवरेट क्या है, और सबसे लास्ट में जाना है हार्ड पे। इससे क्या होता है ना कि जब हमारे पास सारे क्वेश्चन बने हुए रहते हैं ऊपर से, तो हमें ऐसा लगता है अच्छा हमने इतना क्लियर कर लिया, हमारा बस इतना ही बचा है, और आपका टाइम भी बचेगा। आप ध्यान दीजिए, आप करके आप मॉक टेस्ट जब देंगे ना, तो आप ये मेथड अपना के देखिए, आपके पास टाइम बचेगा, बिल्कुल बचेगा। तो उससे क्या होगा कि आपको हार्ड क्वेश्चन जो रहेंगे उसके लिए टाइम बच जाएगा। हो गया, 150 मिनट में आपका टोटल पेपर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद है कि क्वेश्चन आते किस टाइप के हैं, क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। आपको तो मैंने पहले ही बता दिया था कि चाहे वो हो CDP या लैंग्वेज पेपर 1 हो, पेपर 2 हो, या EVS हो या मैथ हो, सब में एक चीज कॉमन है। क्या कॉमन है, तो पेडागोजी कॉमन है। पेडागोजी कॉमन है तो पेडागोजी का तो क्वेश्चन रहेगा। जो आपका थ्योरी है उससे तो जो क्वेश्चन है वो आपको थ्योरी में जिसको जितना याद होगा उस हिसाब से वो जवाब दे सकता है। थ्योरी का तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन पेडागोजी का तो कुछ कर सकते हैं भैया, वो भी तो हमें नंबर दे रहा है ना। तो हमें देखना है कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे मैं आई हूँ कि आपको टिप्स एंड ट्रिक्स दे सकूँ ताकि आप वहाँ पे आराम से क्वेश्चन का आंसर ढूंढ लें। तो अब हम डिवाइड कर देते हैं कि किस किस टाइप के क्वेश्चन दे सकता है। पहला टाइप है क्या कि रोल ऑफ टीचर पूछेगा कि टीचर को क्या करना चाहिए, टीचर को करना क्या चाहिए। तो टीचर को क्या करना चाहिए, तो वहाँ पर आपको देखना है कि ऑप्शन में 2 तरह की चीज से दिखाया जाएगा टीचर का। ठीक है, कि टीचर क्या कर रहा है। तो एक जगह जो है टीचर सुविधादाता बनेगा यानी या गाइड, और दूसरा क्या होता है डिक्टेटर यानी कि तानाशाह। तो फैसिलिटेटर क्या होता है कि वो जो है वहाँ पे दिखाया जाए कि बच्चे का हेल्प किया जा रहा है, बच्चे की सहायता की जा रही है। और डिक्टेटर में क्या दिखाया जाए कि टीचर एक जगह खड़ा हो गया और उसको बोल रहा है कि हाँ आपको ये करना, आपको ये करना, आपको ये करना, और बच्चे उसी के हिसाब से काम कर रहे हैं। तो जहाँ पर भी टीचर को डिक्टेटर की तरह दर्शाया जाए, तानाशाह की तरह दर्शाया जाए, वो क्या है, गलत है। ध्यान देना है, जहां पर टीचर को दिखाया जाए कि वो फैसिलिटेटर है, सुविधादाता है, सुविधा प्रदान कर रहा है, बच्चों को गाइड कर रहा है, वो ऑप्शन तो सही है टीचर के लिए। लेकिन जहां उसको तानाशाह दिखा दिया जाए वो ऑप्शन गलत है। ठीक है, शॉर्टकट, जहां तानाशाह है टीचर वो गलत, और जहां सुविधादाता है वो सही। ठीक है, उसके बाद क्या टीचिंग मेथड के बारे में पूछा है कि भैया आप जो है क्लास में पढ़ाने गए हो तो आप कौन सी शिक्षण विधि इस्तेमाल करोगे, कैसी होगी शिक्षण विधि। तो अब शिक्षण विधि के तो अलग अलग नाम दे देंगे, लेकिन उसमें कुछ कॉमन होगा। क्या कॉमन होगा, तो पहले हमें ये ढूंढना होगा कि शिक्षण विधि जो है डिफरेंशिएटेड है या नहीं, यानी कि विभेदी है या नहीं। अब विभेदी क्यों ढूंढना है, क्योंकि हमारी शिक्षण विधि किसके आधार पर होनी चाहिए, तो अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल डिफरेंस। अभी तक जिसने भी समाधान सीरीज देखा है उसको अच्छे से पता हो कि इंडिविजुअल डिफरेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हमें व्यक्तिगत भिन्नता का ध्यान रखना, और व्यक्तिगत भिन्नता का ध्यान हम कैसे रख सकते हैं, तो विभेदी अनुदेशन से। विभेदी अनुदेशन क्या है कि आप अलग अलग प्रकार की विधि इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, शिक्षक अलग अलग प्रकार की विधियां इस्तेमाल कर रहा है अपने कक्ष में, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब ये आधार क्या होना चाहिए, पढ़ाने का आधार क्या होना चाहिए, तो बेस्ड ऑन लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग बाय डूइंग मतलब बच्चा होगा यहाँ पर एक्टिव, बच्चा करके सीखेगा खुद से। ऐसी विधि होनी चाहिए जहां बच्चा जो है निष्क्रिय नहीं हो, एक्टिव हो। ठीक है, उसके बाद आपका आंसर हो जाएगा सही। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं।
तो हमने समझ लिया कि टीचर का रोल क्या है, हमें शिक्षण विधि किस प्रकार से चुननी है। अब हम चुनेंगे कि टीचिंग अप्रोच क्या होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए टीचिंग अप्रोच। तो चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए, बाल केंद्रित होनी चाहिए। अप्रोच ऐसी चुनिएगा आप ऑप्शन में से जहाँ बच्चा केंद्र में हो। आपको बच्चे बन के सोचना है, थिंक लाइक अ चाइल्ड, ठीक है। आपको बच्चे बन के सोचना है, जहाँ पे बच्चा खुश होगा ना वो ऑप्शन सही होगा। ध्यान दीजिएगा, बच्चे को खुश रखना है हमें। उसके बाद है क्या, रोल ऑफ स्टूडेंट। स्टूडेंट का रोल कैसा होगा, आपसे पूछेगा कि बच्चा वहाँ पे क्या कर रहा होगा, या फिर बच्चा क्या कर रहा है तो वो क्लास के लिए अच्छा चीज़ है, कक्षा कक्ष के लिए अच्छा चीज़ है। तो वहाँ ध्यान देना है कि बच्चा जो होना चाहिए एक्टिव होना चाहिए, एक्सप्लोरर होना चाहिए। मतलब बच्चा जो है सक्रिय होना चाहिए, अन्वेषण करते हुए होना चाहिए। बच्चे की भूमिका जो है निष्क्रिय नहीं होनी चाहिए। जहाँ पे दिखेगा कि बच्चा सक्रिय रूप से उस चीज़ में भागीदारी ले रहा है वो ऑप्शन हो जाएगा आपका सही। अब हम आते हैं कि लैंग्वेज से क्वेश्चन आएगा तो हमें क्या करना है कि भाषा कैसी होनी चाहिए भाई। तो भाषा कैसी होनी चाहिए तो हमें ध्यान रखना है कि चाहे वो NEP 2020 हो, चाहे NCF हो, किस चीज़ पे ध्यान देता है, बहुभाषिकता। अभी तो आपको याद हो गया है। तो बहुभाषिकता पे ध्यान देता है। तो हमें कैसे, जहाँ हम लैंग्वेज के लिए अच्छी बात है जहाँ ढूंढनी होगी वहाँ क्या ढूंढेंगे, बहुभाषिकता ढूंढेंगे, बस हो गया, आंसर मिल गया हमें। उसके बाद है ग्रुप। वहाँ पे दिया जाता है कि बच्चों का ग्रुप बनाया गया। बहुत बार क्वेश्चन में लिखा होता है कि एबिलिटी बेस्ड फिक्स्ड ग्रुपिंग कर दी गई है, एबिलिटी के आधार पे कर दी गई है। मतलब एक ही एबिलिटी के बच्चों को बैठा दिया गया है। तब एक ही एबिलिटी के जो बच्चों को बैठाया गया उसको क्या कहते हैं, होमोजीनस ग्रुप कहते हैं, अर्थात सजातीय ग्रुप कहते हैं। मतलब आप एक ही तरह के बच्चों को एक साथ बैठा देते हैं। इसका उल्टा क्या होता है, हेटेरोजीनस ग्रुप, यानी कि विजातीय ग्रुप। हेटेरोजीनस ग्रुप में क्या होता है कि अलग अलग एबिलिटी के बच्चे होते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा कि जब भी आए कि किस प्रकार का ग्रुप बनाना है, तो कभी जो है सजाती यानी कि होमोजीनस ग्रुप हमें नहीं बनाना है। एबिलिटी के आधार पर ये बांटना होता है कि हम जो है एबिलिटी का, किसी को कोई फर्स्ट आ रहा है क्लास में तो सारे फर्स्ट आने वाले बच्चों को 80% वाले बच्चों को एक साथ बैठा दिया गया है, 70 वालों को एक साथ बैठा दिया गया है, 60 वालों को एक साथ बैठा दिया गया। तो हमें ये नहीं करना है। हम क्या ध्यान रखते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंस ध्यान रखते हैं। तो ये हमें यहाँ भी ध्यान रखना है कि हम क्या बनाएंगे, तो हेटेरोजीनस ग्रुप बनाएंगे, यानी कि विजातीय ग्रुप बनाएंगे, होमोजीनस ग्रुप नहीं बनाएंगे। ध्यान दीजिएगा, जहाँ भी रहे कि एक जैसे बच्चों का एबिलिटी ग्रुपिंग कर दिया गया है तो वो अच्छी बात नहीं है भाई। हमें क्या करना है, हेटेरोजीनस ग्रुप बनाना, विजातीय ग्रुप बनाना। बस अगर आपको ये पॉइंट ध्यान में रहेंगे तो आपका आंसर निश्चित रूप से सही होगा। निश्चित रूप से आप ध्यान दीजिएगा, निश्चित रूप से सही होगा। इसके अलावा भी आपके हेल्प के लिए मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं। अब वर्ड्स क्या है, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो साफ साफ दर्शा देते हैं कि वो ऑप्शन निगेटिव है। सिर्फ वर्ड से आप पकड़ लोगे कि निगेटिव है। और कुछ ऐसे होते हैं जो आपको दर्शा देंगे कि वो जो है ना पॉजिटिव है, ऑप्शन पॉजिटिव है। तो इसके लिए क्या करना है, हमें उन कुछ शब्दों को ध्यान में रखना। तो निगेटिव शब्द कौन कौन से पहले वो देख लेते हैं। जैसे कि है सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन मतलब अलगाव। हम सबको पता है कि हम अलगाव नहीं करना चाहते हैं बच्चों में। तो जहां भी लिखा रहे कि आप बच्चों में अलगाव कर रहे हैं, सेग्रीगेशन कर रहे हैं, वो ऑप्शन हो जाएगा गलत। दूसरा है रोट मेमोराइजेशन, यानी कि रटना। रटना हमें नहीं है, हमें रटना नहीं है कुछ भी, हमें समझना है, समझाना है, रटना नहीं है। जहां भी लिखा रहे कि बच्चों को रटाया जा रहा है तो वो ऑप्शन होगा गलत। उसका है कंपैरिजन। बहुत बार लिख दिया जाता है कि हम जो है इवेल्युएशन, आकलन या मूल्यांकन इसलिए करते हैं क्योंकि हम बच्चे की तुलना कर सकें। ध्यान दीजिए, कंपैरिजन नहीं करते हैं हम, तुलना नहीं करते, ये निगेटिव वर्ड है। उसके बाद है रैंकिंग या लेवल करना। आप वही बात है कि आप होमोजेनियस बना दो, आप क्या करते हो, रैंक कर देते हो, 1 2 3 4 में बांट दे रहे हो, लेवल कर दे रहे हो बच्चों को कि अच्छा तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो, तुम्हें कुछ नहीं समझ में आता। तो हमें रैंक और लेवल नहीं करना है, ये डिमोटिवेट करता है बच्चों को। उसके बाद है ओनली। जहां ओनली लिखा हुआ है उसको तो आप बिल्कुल ध्यान से पढ़िए, आपको कंफ्यूज करने के लिए वो रहता है। केवल एक ही चीज़ आप हर बच्चों के लिए यूज नहीं कर सकते हैं, या केवल एक ही विधि सबके लिए सही नहीं होती। इसलिए ओनली वाला जो ऑप्शन होता है ना वो हमेशा अभी तक तो गलत ही होता है। फिर भी आप ध्यान दीजिएगा, पढ़ना तो आपको यही ऑप्शन, पर आपको ध्यान देना कि ओनली वाले ऑप्शन जो है गलत हो जाते हैं। फिर स्टैंडर्डाइज्ड। अब इसको स्टैंडर्डाइज्ड लिखा जाए, या फिर यूनिफॉर्म लिखा जाए, या फिर रिलायंस लिखा जाए, या फिर रिजिडिटी लिखा जाए, ये चारों जो है एक ही चीज़ को दर्शाते हैं। क्या चीज़ को दर्शाते हैं कि किसी एक ही चीज़ को चुन लिया गया, किसी एक पैटर्न को चुन लिया गया है और उसी से सभी बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। और हम क्या अभी तक में समझते आ रहे हैं कि हमें क्या ध्यान रखना है, तो इंडिविजुअल डिफरेंस से ध्यान रखना है। तो जहाँ पर लिखा रहा है स्टैंडर्डाइज्ड गलत है, यूनिफॉर्म गलत है, रिलायंस, यहाँ रिलायंस जियो वाला नहीं चल रहा है, या रिलायंस मतलब कि आप किसी एक पर ही टिके हुए हो कि हम सबको पढ़ाएंगे तो एक ही मेथड से पढ़ाएंगे, समझ आए नहीं आए हमें उससे कोई मतलब नहीं है, ये वो वाला रिलायंस है। तो ये भी गलत। रिजिडिटी मतलब आप एक ही तरह से रिजिड है कि नहीं, बच्चे को समझना है तो आप जो मेथड में पहला एक मेथड आपने चूज कर लिया उसी भी समझना है बच्चों को, दूसरा मेथड आपको चूज ही नहीं करना, तो ये भी गलत होता है। तो जहाँ पे ये सारे रहेंगे वो गलत।
अब आते हैं फिक्स्ड। फिक्स्ड भी यही बताता है कि आपने एक तरीका फिक्स कर लिया, फिर से गलत। अभी तो आपको समझ में आ चुका होगा। पैसिव, पैसिव मतलब निष्क्रिय। निष्क्रिय क्या लिख दिया कि बच्चा निष्क्रिय है, या ऐसा दर्शा दिया कि बच्चा कोई काम नहीं कर रहा है, ऑप्शन हो गया गलत। मैकेनिकल, मैकेनिकल मतलब यांत्रिक बना देना, कि आप बच्चे को बस रटा रहे हो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, मतलब आप रटा रहे हो, बच्चा रट रहा है, आपने उसको मशीन बना दिया है, ये भी गलत होगा। बच्चे को मशीन नहीं बनाना है, उसको क्या बनाना है, सक्रिय अन्वेषणकर्ता बनाना, उसको सक्रिय रूप से जो है ना भागीदार करना है कक्ष में। उसके बाद एक वर्ड है डिस्क्रिमिनेट, यानी कि भेदभाव करना। तो ना हम अलगाव करेंगे ना हम भेदभाव करेंगे। तो इस लिस्ट को आप अगर याद रखते हो तो आप बहुत ही अच्छे से क्या कर पाओगे, ऑप्शन एलिमिनेट कर पाओगे। ऑप्शन एलिमिनेट कर लोगे, आपके पास होगा आपका सही आंसर। अब इसके बाद पॉजिटिव वर्ड भी तो कुछ होते होंगे ना, जिससे आपको ढूंढना है कि ऑप्शन कौन सा सही है। तो पॉजिटिव वर्ड कौन कौन से होंगे? एक है एम्पैथी। एम्पैथी क्या बताता है भाई? समानुभूति। सिंपैथी नहीं, सिंपैथी जो होता है उसमें हम क्या करते हैं कि अपने विचार के आधार पर दूसरे के विचार को सोचते हैं, जज करते हैं। जज करते हैं यहाँ क्या करते हैं ना, जज करते हैं कि अच्छा वो तो ऐसे भी कर सकता था। यहाँ जज नहीं करना है, एम्पैथी रखना है। एम्पैथी क्या होता है? समानुभूति। हम बिल्कुल उसके ही सिचुएशन में चले जाएं, उस हिसाब से सोचे कि जो उसने किया है वो उस सिचुएशन में था, अगर हम भी उसमें रहते तो हम ऐसा करते, उस हिसाब से हम सोचे। ठीक है, तो एम्पैथी सही होगा। इक्विटी यानी कि समता, जिसको जितनी जरूरत है उस आधार पे उसको सुविधा प्रदान करना क्या कहलाता है? इक्विटी कहलाता है। तो इक्विटी कैसा वर्ड है? ये पॉजिटिव वर्ड है। अब एक वर्ड है कोलैबोरेटिव, यानी कि मिलकर काम करना, सहयोगात्मक रूप से काम करना। हमें क्या करना है? सेग्रीगेट नहीं करना है, सबको मिलाकर चलना है। डाइवर्स, डाइवर्स मतलब अलग अलग। ठीक है, तो जब हमें पता है कि फिक्स्ड सही नहीं है, ठीक है, जब हमें पता है कि यूनिफॉर्म सही नहीं है, तो कौन सा सही होगा? डाइवर्स सही होगा। डाइवर्स सही होगा, जहां हम अलग अलग विधि का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद क्या है? एक्टिव पार्टिसिपेशन। एक्टिव पार्टिसिपेशन किसका होगा? बच्चे का होगा। बच्चा जहां पे एक्टिव है वो ऑप्शन सही है। जब आपसे पूछा जाए कि कौन सा ऑप्शन आपको क्या लगता है कक्षा में, किस ऑप्शन को आप पढ़ के आपको लगता है कि कक्षा का माहौल अच्छा बना हुआ है, तो जहां बच्चा एक्टिव होगा वो सही आंसर है, सीधा। अब एक्सप्लोरेशन, बच्चा जहाँ पे एक्टिव हो, एक्सप्लोर कर रहा हो, अन्वेषण कर रहा हो, खोज कर रहा हो, वो सही ऑप्शन हो जाएगा। कॉन्टेक्चुअल यानी कि संदर्भगत, जब आपसे पूछा जाए कि कौन सा पढ़ाई आपको लग रहा है कि सही चल रहा है कहाँ पे, तो जहाँ पे संदर्भगत हो, संदर्भ के अनुसार पढ़ाया जा रहा हो, वो ऑप्शन सही है, सीधा। उसके बाद मल्टीपल वेज, कैसे वेज इस्तेमाल करने में? मल्टीपल वेज, जहाँ पे लिखा हो कि हमें किस शिक्षण विधि का इस्तेमाल करने पे अच्छा रहेगा, तो मल्टीपल वेज जहाँ ऑप्शन है मल्टीपल वेज सही है। उसके बाद इंक्लूजन, इंक्लूजन मतलब समावेशन। समावेशन क्या होता है? इंक्लूसिव एजुकेशन तभी तक आपने पढ़ ही लिया होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई बच्चा सीटें देने जा रहा है और उसने इंक्लूसिव एजुकेशन नहीं पढ़ा है। तो इंक्लूजन अच्छा है भाई, हमें क्या करना है? सबको इंक्लूड करके चलना है, समावेशन करना है, सबको मिला के चलना है। अब है फ्लेक्सिबल, तो जब हमें रिजिड नहीं होना है, फिक्स नहीं होना, तो हमें क्या होना है? फ्लेक्सिबल होना है, लचीला होना। तो लचीलापन क्या है? अच्छा ऑप्शन है, यानी कि ये हमें देगा राइट आंसर। उसके बाद मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, यानी कि बहुविषयकता, ये भी अच्छी बात है। आप देख रहे हो, मल्टी डिसिप्लिनरी हो या फिर मल्टीलिंगुअलिज्म हो, ये सब अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। फिर रियल वर्ल्ड, जहाँ लिख दिया जाए कि आपको जो है रियल वर्ल्ड से जोड़ना है पढ़ाई को, तो ऑप्शन सही है। बच्चे रियल वर्ल्ड से जोड़ लेंगे पढ़ाई को तो सही ऑप्शन है। उसका डिस्कशन, डिस्कशन में क्या होगा कि बच्चे होंगे भागीदार, एक दूसरे की बात सुनेंगे, समझेंगे, वो एक्टिव रहेंगे उस कक्ष में, तो वो भी ऑप्शन सही है। तो आपके पास अब पूरा लिस्ट आ चुका है कि क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाएंगे तो आपको आंसर कौन सा सही चुनना है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना है, नो वाले क्वेश्चन। अब नो वाले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, जहां लिख दिया गया क्या सही नहीं है, तो वहां पे ये जो पॉजिटिव है ना, ये भी गलत हो जाता है, क्योंकि वहां क्या पूछ रहा है? क्या सही नहीं है। ठीक है, तो जहां पे नो वाला क्वेश्चन रहेगा ना, उसको आपको ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि वो आपको कंफ्यूज करने के लिए ही होता है। नो वाले क्वेश्चन, फिर ओनली वाला आंसर, ये सब आपको ध्यान देके अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद आपके पास ये पूरा का पूरा लिस्ट है, आप इस पूरे लिस्ट को ध्यान से देखिए, और आप इस लिस्ट को देखने के बाद जब आप खुद मॉक टेस्ट देके देखिए, आपको बिल्कुल 100% आपको हेल्प मिलने वाली है। उसके बाद आपको ये तो टाइप पता चल चुके हैं, आपको सारा मेथड पता चल चुका है, आपको एग्जाम का तैयारी कैसे करना आपको पता ही है। क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको पहले से ही इसी चैनल पे करवा दी गई है, पूरा का पूरा प्लेलिस्ट है उसका आपके पास, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। आप आराम से एग्जाम दीजिए, टेंशन फ्री होकर एग्जाम दीजिए। जल्दी करनी है, हमें जल्दबाजी नहीं करनी है। जल्दबाजी करके हमें क्या करना है? ऑप्शन गलत नहीं करना है, क्योंकि हमें क्या मिलेगा? 1 नंबर मिलेगा, और 1 नंबर हमें क्या कर देता है? टॉपर भी बना देता है, और 1 नंबर से हम
नहीं भी पास कर सकते। इसीलिए हमें एक एक नंबर का ध्यान रखना है। और इसके साथ ऑल द बेस्ट आप सभी को, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, पास कीजिए, और हम ऐसे ही आपकी हेल्प करते रहेंगे, और आप ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए हमें। थैंक यू।